पिछले वीडियो में हमने देखा अल्बर्टो सोफी को मध्य युग के बारे में बताता है। अब आगे पुनर्जागरण। नश्वर वेश में दिव्य वंश परंपरा। अभी 12 ही बजे थे कि सोफी दौड़ते दौड़ते हाँफती हुई जोआना के गेट पर पहुंची। जोआना अपने परिवार के साथ आंगन में बाहर खड़ी थी। तुम 5 घंटे से गायब हो, जोआना ने तीखी आवाज़ में कहा। सोफी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं 1000 साल से भी अधिक समय से गायब हूँ। कहाँ थी? पागल हो? तुम्हारी मम्मी ने आधे घंटे पहले फ़ोन किया था। सोफी ने पूछा। तुमने उनसे क्या कहा? जोआना ने कहा। मैंने कहा कि तुम दवा की दुकान पर हो। उन्होंने कहा कि वापस आकर उसे फ़ोन करें। लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहिए था जब वे आज सुबह 10 बजे हॉट चॉकलेट और रोल्स लेकर आए थे और तुम्हारा बिस्तर खाली था। तुमने उनसे क्या कहा? यह सचमुच शर्मनाक था। मैंने कहा कि तुम घर चली गई हो क्योंकि हम दोनों गुस्सा हो गए थे एक दूसरे से। तो बेहतर होगा कि हम जल्दी करें और फिर से दोस्त बन जाएं, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे माता पिता कुछ दिनों तक मेरी माँ से बात न करें। क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? जोआना ने कंधे उचका दिए। तभी उसके पिता एक ठेला लेकर कोने से आए। उन्होंने एक जोड़ी कवरऑल पहना हुआ था और पिछले साल के पत्तों और टहनियों को साफ करने में व्यस्त थे। आहा, तो तुम फिर से दोस्त बन गई हो। समझ गया। खैर, अब तनखाने की सीढ़ियों पर एक भी पत्ता नहीं बचा है। ठीक है, सोफी ने कहा। तो शायद हम वहाँ हॉट चॉकलेट पी सकें बजाय इसके कि हम वहाँ जाएं। बिस्तर में। जोआना के पिता ने बनावटी हंसी दी, लेकिन जोआना की सांस रुक गई थी। सोफी के परिवार में हमेशा से ही बातचीत ज़्यादा जोरदार रही थी बजाय वित्तीय सलाहकार मिस्टर इंगेब्रिक्टसेन और उनकी पत्नी के ज़्यादा संपन्न घर के हैं। जोआना, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस कवर अप ऑपरेशन में भाग लेना चाहिए क्योंकि मुझे खेद है। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? ज़रूर, अगर तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि यह वित्तीय सलाहकारों या बड़ी हो चुकी बाबी गुड़िया के कानों के लिए नहीं है। यह कहना बहुत घटिया बात है। मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि एक ऐसा विवाह जो अपने साथी को समुद्र में ले जाए बेहतर है। शायद नहीं, लेकिन कल रात में मुश्किल से सो पाया। और एक बात और, अब मुझे आश्चर्य है कि क्या हिल्डे सब कुछ देख सकती है जो हम करते हैं। वे क्लोवर क्लोज की ओर चलने लगे। तुम्हारा मतलब है उसे दिव्य दृष्टि हो सकती है? शायद हाँ, शायद नहीं। जोआना स्पष्ट रूप से इस सारी गोपनीयता के प्रति उत्साहित नहीं थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसके पिता ने एक लड़की को ढेर सारे अजीबोगरीब पोस्ट कार्ड क्यों भेजे थे जंगल में खाली केबिन में। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसके पिता ने एक लड़की को ढेर सारे अजीबोगरीब पोस्ट कार्ड एक खाली जंगल के केबिन में क्यों भेजे। मैं मानती हूँ कि यह एक कमज़ोर पक्ष है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम कहाँ थी? सोफी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस रहस्यमयी दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम के बारे में भी। उसने जोआना से सब कुछ गुप्त रखने की कसम भी दिलवाई। वे बहुत देर तक बिना बोले चलते रहे। जैसे ही वे क्लोवर क्लोज में पहुंचे, पास आकर जोआना ने कहा, मुझे यह पसंद नहीं है। वह सोफी के गेट पर रुकी और फिर घर जाने के लिए मुड़ी। किसी ने तुम्हें इसे पसंद करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन दर्शनशास्त्र कोई हानि रहित पार्टी गेम नहीं है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम स्कूल में इसके बारे में पर्याप्त सीखते हैं? वैसे भी कोई भी इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन हम उनसे पूछना भी नहीं सीखते। जब सोफी रसोई में आई तो दोपहर का खाना मेज़ पर रखा था। जोआना के घर से उसके न आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। दोपहर के भोजन के बाद सोफी ने बताया कि वह थोड़ी देर सोने जा रही है। उसने स्वीकार किया कि वह जोआना के घर में बहुत कम सोई थी, जो कि एक स्लिप ओवर में कोई असामान्य बात नहीं थी। बिस्तर पर जाने से पहले वह दीवार पर टंगे बड़े पीतल के आईने के सामने खड़ी हो गई। पहले तो उसे सिर्फ अपना सफ़ेद और थका हुआ चेहरा दिखाई दिया, लेकिन फिर अपने ही चेहरे के पीछे किसी और चेहरे का हल्का सा आभास हुआ। सोफी ने 1-2 गहरी सांसें ली। कल्पना करना बेकार था। उसने अपने पीले चेहरे की तीखी आकृति का निरीक्षण किया, जो उन असंभव बालों से घिरा हुआ था जो प्रकृति के अलावा किसी भी शैली को चुनौती देते हैं। लेकिन उस चेहरे के पीछे एक लड़की का साया था। अचानक दूसरी लड़की ने दोनों आंखों से बेतहाशा पलकें झपकाना शुरू कर दिया, मानो यह संकेत दे रही हो कि वह सचमुच उस पार है। यह साया कुछ ही सेकंड तक रहा,
फिर वह चली गई। सोफी बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसे ज़रा भी शक नहीं था कि उसने आईने में हिल्डे को देखा था। मेजर के केबिन में स्कूल के पहचान पत्र पर उसकी तस्वीर की एक झलक उसे मिल गई थी। यह वही लड़की रही होगी जिसे उसने आईने में देखा था। क्या यह अजीब नहीं था? जब वह बहुत थक जाती थी तो उसे हमेशा ऐसी रहस्यमयी चीज़ें क्यों महसूस होती थी? इसका मतलब था कि बाद में उसे हमेशा खुद से पूछना पड़ता था कि क्या वह वाकई सच है? क्या हुआ था? सोफी ने अपने कपड़े कुर्सी पर बिछाए और बिस्तर पर लेट गई। वह तुरंत सो गई और एक अजीब सा स्पष्ट सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह एक बड़े बगीचे में खड़ी है जो एक लाल नाव घर की ओर ढलान लिए हुए था। उसके पीछे घाट पर एक गोरी चिट्ठी युवती पानी को निहार रही थी। सोफी नीचे उतरी और उसके पास बैठ गई, लेकिन लड़की ने उसे देखा ही नहीं। सोफी ने अपना परिचय दिया। मैं सोफी हूँ, उसने कहा। लेकिन दूसरी लड़की उसे न तो देख पा रही थी और न ही सुन पा रही थी। अचानक सोफी ने एक आवाज़ दी, हिल्डे। लड़की तुरंत जहाँ बैठी थी वहाँ से उछल पड़ी। जितनी तेजी से हो सके घर की ओर भागी। आखिरकार वह बहरी या अंधी तो नहीं हो सकती थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी घर से उसकी ओर तेजी से आया। उसने खाकी वर्दी और नीली बेरेंट पहनी हुई थी। लड़की ने अपने बाहें उसके गले में डाल दी और उसने उसे कई बार घुमाया। सोफी ने घाट पर एक चेन में बंधा एक छोटा सा सोने का क्रूस देखा जहां वह लड़की बैठी हुई थी। उसने उसे उठाया और हाथ में थाम लिया। फिर उसकी नींद खुल गई। सोफी ने घड़ी देखी। वह 2 घंटे से सो रही थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उस अजीब सपने के बारे में सोच रही थी। यह इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे उसने सचमुच उस अनुभव को जिया हो। उसे पूरा यकीन था कि वह घर और गोदी सचमुच कहीं मौजूद थी। क्या यह उस तस्वीर जैसा होगा जो उसने मेजर के केबिन में टंगी देखी थी? खैर, इसमें कोई शक नहीं था कि उसके सपने में जो लड़की थी वह हिल्डे मोरल नेग थी और वह आदमी उसका पिता जो लेबनान से घर आया था। उसके सपने में वह अल्बर्टो नोक्स जैसा दिखता था। सोफी जैसे ही उठी और अपना बिस्तर ठीक करने लगी तो उसे तकिए के नीचे एक चेन में बंधा सोने का क्रूस मिला। क्रूस के पीछे 3 अक्षर खुदे हुए थे, HMK। यह पहली बार नहीं था जब सोफी ने सपना देखा था कि उसे कोई खजाना मिल गया है, लेकिन यह पहली बार जरूर था जब उसने उसे सपने में वापस लाया था। धिक्कार है, उसने ऊंची आवाज में कहा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अलमारी का दरवाजा खोला और नाजुक क्रूस को रेशमी स्कार्फ, सफ़ेद मोजे और लेबनान से आए पोस्ट कार्ड के साथ ऊपरी शेल्फ पर फेंक दिया। अगली सुबह सोफी गर्मा गर्म रोल, संतरे का जूस, अंडे और सब्जियों के सलाद से भरे नाश्ते के साथ उठी। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि रविवार की सुबह उसकी माँ सोफी से पहले उठ जाती थी। जब वह उठती थी तो सोफी के लिए कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना बनाना पसंद करती थी। जब वे खाना खा रहे थे, माँ ने कहा, बगीचे में एक अजीब कुत्ता है। वह पूरी सुबह पुरानी बाड़ के आसपास सूंघता रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह वहाँ क्या कर रहा है। क्या तुम सोच सकती हो? हाँ, सोफी ने अचानक कहा। हाँ, और तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। क्या वह पहले भी यहाँ आया है? सोफी पहले ही मेज छोड़कर बाहर देखने के लिए लिविंग रूम में चली गई थी। बड़े बगीचे के सामने वाली खिड़की, यह बिल्कुल वैसा था जैसा कि उसने सोचा था। हरमीज अपने माद के गुप्त प्रवेश द्वार के सामने लेटा हुआ था। वह क्या कहे? उसे कुछ सोचने का समय भी नहीं मिला था कि उसकी माँ आकर उसके पास खड़ी हो गई। क्या तुमने बताया था कि यह पहले भी यहाँ था? उसकी माँ ने पूछा। मुझे लगता है कि इसने वहाँ एक हड्डी दबा रखी होगी और यह अब अपना खजाना लेने आया है। शायद। तुम सही हो सोफी, तुम परिवार में पशु मनोवैज्ञानिक हो। सोफी ने उत्सुकता से सोचा। मैं इसे घर ले जाऊंगी, उसने कहा। तो फिर तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहता है? सोफी ने अपने कंधे उचका दिए। इसके कॉलर पर संभवतः कोई पता लिखा होगा। कुछ मिनट बाद सोफी बगीचे से नीचे की ओर जा रही थी। हरमीज की नज़र उस पर पड़ी और वह उसकी ओर लपका, अपनी पूंछ हिलाया और उस पर कूद पड़ा। गुड बॉय हरमीज, सोफी ने कहा। वह जानती थी कि उसकी माँ खिड़की से देख रही है। उसने प्रार्थना की कि वह बाड़ के पार न जाए, लेकिन कुत्ता घर के सामने बजरी वाले रास्ते की ओर दौड़ा, आंगन में तेजी से दौड़ा और गेट तक कूद गया। जब उन्होंने अपने घर के पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर लिया तो हरमीज सोफी से कुछ आगे दूर तक दौड़ता रहा। यह काफ़ी लंबा रास्ता था। रविवार की सैर पर सिर्फ सोफी और हरमीज ही नहीं निकले थे। पूरा परिवार
उस दिन के लिए निकल रहा था। सोफी को ईर्ष्या का एहसास हुआ। समय समय पर हरमीज दौड़कर किसी दूसरे कुत्ते या बगीचे की बाड़ के पास किसी दिलचस्प चीज को सूंघता, लेकिन जैसे ही सोफी हे बॉय कहती वह भाग आता। वह तुरंत उसके पास वापस आ जाता। वे एक पुराने चरागाह, एक बड़े खेल के मैदान और एक खेल के मैदान को पार करते हुए ज्यादा आवाजाही वाले इलाके में पहुंच गए। वे पत्थरों और ट्रामों वाली एक चौड़ी सड़क पर चलते हुए शहर के केंद्र की ओर बढ़ते रहे। हरमीज शहर के चौराहे से होते हुए चर्च स्ट्रीट तक रास्ता दिखा रहा था। वे पुराने शहर में पहुंच गए, जहां सदी के मोड़ के समय के विशाल डरे वाले टाउन हाउस बने हुए थे। लगभग 1:30 बज रहे थे। अब वे शहर के दूसरी तरफ थे। सोफी वहां अक्सर नहीं जाती थी। उसे याद आया, एक बार जब वह छोटी थी तो उसे इन्हीं गलियों में से एक बूढ़ी चाची से मिलने के लिए ले जाया गया था। आखिरकार वे कई पुराने घरों के बीच एक छोटे से चौराहे पर पहुंचे। इसे न्यू स्क्वायर कहा जाता था। हालांकि यह सब बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन पूरा शहर पुराना था। इसकी स्थापना मध्य युग में हुई थी। हरमीज 14 नवंबर की तरफ चला गया, जहां वह चुपचाप खड़ा रहा और सोफी के दरवाजे खोलने का इंतजार करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने के दरवाजे के अंदर एक पैनल पर कई रंग के मेल बॉक्स लगे हुए थे। सोफी ने ऊपर वाली पंक्ति में एक मेल बॉक्स पर एक पोस्ट कार्ड लटका हुआ देखा। उस पर डाकिये का एक डाक टिकट लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि पता पाने वाला अज्ञात है। पता था हिल्डे मोरल नेक, 14 न्यू स्क्वायर। उस पर 15 जून की डाक लगी थी। यह 2 हफ्ते पहले की बात नहीं थी, लेकिन डाकिये ने जाहिर तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया था। सोफी ने कार्ड को नीचे उतारा और उसे पढ़ा। प्रिय हिल्डे, अब सोफी दार्शनिक के घर आ रही है। वह जल्द ही 15 साल की हो जाएगी, लेकिन तुम कल 15 साल की थी, या आज हो हिल्डे। अगर आज हो तो देर हो चुकी होगी, लेकिन हमारी घड़ियां हमेशा एक साथ नहीं चलती। एक पीढ़ी बूढ़ी होती है जबकि दूसरी पीढ़ी जन्म लेती है। इस बीच इतिहास अपना क्रम चलाता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यूरोप का इतिहास मानव जीवन जैसा है? प्राचीन काल यूरोप के बचपन जैसा है। फिर आता है अंतहीन मध्य युग का यूरोप का स्कूल का दिन, लेकिन अंत में पुनर्जागरण आता है। लंबा स्कूल का दिन खत्म हो जाता है। यूरोप उत्साह और जीवन के प्यास के साथ एक वयस्क होता है। हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण यूरोप का 15वां जन्मदिन है। अभी जून का मध्य है मेरे बच्चे, और जिंदा रहना बहुत अच्छा है। पुनश्च यह सुनकर दुख हुआ कि तुम्हारा सोने का क्रूस खो गया है। तुम्हें अपनी चीज़ों का बेहतर ख्याल रखना सीखना होगा। प्यार, पापा, जो बस आने ही वाले हैं। हरमीज पहले ही सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। सोफी ने पोस्ट कार्ड अपने साथ लिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। वह खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। वे दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पार कर गए। उसके बाद सिर्फ एक अटारी वाली सीढ़ी थी। क्या वे छत पर जा रहे थे? हरमीज सीढ़ियों पर चढ़ गया और एक संकरे दरवाजे के बाहर रुक गया, जिसे उसने अपने पंजे से खरोंचा। सोफी ने अंदर से कदमों की आहट सुनी। दरवाज़ा खुला और वहाँ अल्बर्टो नोक्स खड़ा था। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। अब वह अलग पोशाक पहन रखा था। उसमें सफ़ेद होज, लाल घुटनों तक की पेंट और गद्देदार कंधों वाली पीली जैकेट थी। सोफी को वह ताश के पत्तों में छिपे जोकर जैसा लग रहा था। अगर उसे ज़्यादा गलतफहमी न हो तो वह एक विशिष्ट पुनर्जागरण कालीन पोशाक थी। क्या जोकर है? सोफी ने चिल्लाते हुए उसे थोड़ा सा धक्का दिया ताकि वह अपार्टमेंट के अंदर जा सके। एक बार फिर उसने अपना डर और शर्म उस बदकिस्मत दर्शन शास्त्र के शिक्षक पर निकाली थी। सोफी के मन में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि उसे दालान में एक पोस्ट कार्ड मिला था। शांत रहो मेरे बच्चे, अल्बर्टो ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। और ये लीजिए डाक, उसने पोस्ट कार्ड उसे थमाते हुए कहा, मानो वह इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही हो। अल्बर्टो ने इसे पढ़ा और अपना सिर हिलाया। वह और भी ज़्यादा दुस्साहसी होता जा रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह हमें अपनी बेटी के जन्मदिन पर मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल न करे। यह कहते हुए उसने पोस्ट कार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और रद्दी कागज़ की टोकरी में फेंक दिया। सोफी ने कहा, इसमें कहा गया था कि हिल्डे ने अपना क्रूस खो दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा और मुझे यह वहीं घर मेरे तकिए के नीचे मिला। क्या आप समझ सकते हैं कि यह वहाँ कैसे पहुँचा?
अल्बर्टो ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह एक सस्ती चाल है जिसमें उसे कोई मेहनत नहीं लगी। जो भी हो, आइए हम उस बड़े सफ़ेद खरगोश पर ध्यान केंद्रित करें जिसे ब्रह्मांड की टोपी से बाहर निकाला गया है। वे लिविंग रूम में चले गए। यह सोफी द्वारा देखे गए सबसे असाधारण कमरों में से एक था। अल्बर्टो ढलानदार दीवारों वाले एक विशाल अटारी वाले अपार्टमेंट में रहता था। एक दीवार में लगे रोशनदान से सीधे आसमान से आती तेज रोशनी कमरे में भर जाती थी। शहर की ओर मुख वाली एक और खिड़की भी थी। इस खिड़की से सोफी पुराने शहर की सभी छतों को देख सकती थी, लेकिन सोफी को सबसे ज़्यादा हैरानी कमरे में रखे फर्नीचर और विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों की वस्तुओं से हुई थी। 30 के दशक का एक सोफा, सदी की शुरुआत का एक पुराना डेस्क और एक कुर्सी थी जो शायद सैकड़ों साल पुरानी होगी। लेकिन सिर्फ फर्नीचर ही नहीं था, पुरानी चीजें, चाहे उपयोगी हो या सजावटी, अलमारी या अलमारियों पर बिखरी पड़ी थी। पुरानी घड़ियां और फूलदान, मोर्टार और रिटोर्ट, चाकू और गुड़ियां, क्विल पेन एवं बुक एड, आर्कटेट और कपास और बैरोमीटर थे। एक पुरानी दीवार किताबों से भरी थी, लेकिन ज्यादातर किताबों की दुकान में मिलने वाली किताबें जैसी नहीं। किताबों का संग्रह अपने आप में सैकड़ों साल के उत्पादन का एक मिश्रित संग्रह था। दूसरी दीवार पर चित्र और पेंटिंग टंगी थी, कुछ हाल के दशकों की, लेकिन ज्यादातर बहुत पुरानी भी। दीवारों पर बहुत सारे पुराने चार्ट और नक्शे भी थी, और नॉर्वे तक चिंतित वे बहुत सटीक नहीं थे। सोफी कई मिनट तक बिना बोले खड़ी रही और सब कुछ सुनती रही। तुमने कितना सारा पुराना कबाड़ इकट्ठा कर लिया है, उसने कहा। अब तो जरा सोचो कि मैंने इस कमरे में कितनी सदियों का इतिहास संजोया है। मैं इसे बिल्कुल कबाड़ नहीं कहूँगा। क्या आप कोई प्राचीन वस्तुओं की दुकान या कुछ और चलाते हैं? अल्बर्टो लगभग दुखी लग रहा था। हम सब इतिहास की धारा में बहकर नहीं जा सकते सोफी। हम में से कुछ लोगों को नदी के किनारे जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करने के लिए रुकना होगा। यह कितनी अजीब बात है। हाँ, पर यह सच है बच्ची। हम सिर्फ अपने समय में नहीं जीते, हम अपने भीतर अपना इतिहास समेटे हुए हैं। यह मत भूलो कि इस कमरे में जो कुछ भी तुम देख रही हो वह कभी बिल्कुल नया था। 16वीं सदी की वह पुरानी लकड़ी की गुड़ियाँ शायद किसी 5 साल की बच्ची के जन्मदिन के लिए बनाई गई होगी। शायद उसके बूढ़े दादा ने, फिर वह किशोरी हुई, फिर वयस्क, और फिर उसने शादी कर ली। हो सकता है कि उसकी अपनी कोई बेटी हो और उसने वह गुड़िया उसे दे दी हो। वह बूढ़ी हुई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह लंबे समय तक जीवित रही, लेकिन वह एक दिन मर गई और चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल वह यहाँ बस थोड़े समय के लिए ही आई थी, लेकिन उसकी गुड़िया, अच्छा, वह तो शेल्फ पर है। जब आप इस तरह बात करते हैं तो सब कुछ बहुत दुखद और गंभीर लगता है। जीवन दुखद भी है और गंभीर भी। हमें एक अद्भुत दुनिया में जाने दिया जाता है। हम यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और कुछ पल के लिए साथ साथ घूमते हैं। फिर हम एक दूसरे को खो देते हैं और उसी तरह अचानक और बेवजह गायब हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ आए थे। एक बात पूछूं तुमसे? हम अब लुक्का छुपी नहीं खेल रहे हैं। तुम मेजर के केबिन में क्यों चली गई? ताकि हम एक दूसरे से इतने दूर न हों। जब हम केवल पत्र के द्वारा बातें कर रहे हों। मुझे पता था कि पुराना केबिन खाली होगा, तो आप अभी अभी यहाँ आए हैं। यह सही है, मैं यहाँ आया हूँ। तो फिर शायद आप यह भी बता सके कि हिल्डे के पिता को कैसे पता चला कि आप वहाँ थे। अगर मैं सही हूँ तो वह लगभग सब कुछ जानता है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रही हूँ कि आप डाकिये को डाक पहुँचाने के लिए कैसे बुलाते हैं, वो भी जंगल के बीच में। अल्बर्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, हिल्डे के पिता के लिए तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल बकवास है। घटिया जादू टोना, हाथ की सफाई। हम शायद दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी में रह रहे हैं। सोफी को महसूस हो रहा था कि वह क्रोधित हो रही है। अगर मैं कभी उससे मिलूंगी तो उसकी आंखें नोच लूंगी। अल्बर्टो चलकर सोफे पर बैठ गया। सोफी भी उसके पीछे पीछे आई और एक गहरी कुर्सी पर बैठ गई। अल्बर्टो ने अंततः कहा, केवल दर्शन शास्त्र ही हमें हिल्डे के पिता के करीब ला सकता है। आज मैं तुम्हें पुनर्जागरण के बारे में बताऊंगा। गोली मार। संत थॉमस एक्विनास के कुछ ही समय बाद
ईसाई धर्म की एकीकृत संस्कृति में दरारें दिखाई देने लगी। दर्शन और विज्ञान चर्च के धर्मशास्त्र से लगातार अलग होते गए, जिससे धार्मिक जीवन को तर्क के साथ एक मुक्त संबंध स्थापित करने में मदद मिली। अब ज़्यादा लोग इस बात पर जोर देने लगे कि हम बुद्धिवाद के जरिए ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ईश्वर हर तरह से अज्ञेय है। मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण बात ईश्वरीय रहस्य को समझना नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना है। चूंकि धर्म और विज्ञान अब एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रूप से जुड़ सकते हैं, इसीलिए नए वैज्ञानिक तरीकों और नए धार्मिक उत्साह के लिए रास्ता खुल गया है। इस प्रकार 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दो शक्तिशाली उथल पुथल के लिए आधार तैयार हुआ है, अर्थात पुनर्जागरण और धर्म सुधार। क्या हम उन्हें एक एक करके ले सकते हैं? पुनर्जागरण से हमारा तात्पर्य उस समृद्ध सांस्कृतिक विकास से है जो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत उत्तरी इटली में हुई और 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यह तेजी से उत्तर की ओर फैल गया। क्या आपने मुझे नहीं बताया कि पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म है? मैंने सचमुच ऐसा ही किया, और जिसका पुनर्जन्म होना था वह प्राचीन कला और संस्कृति थी। हम पुनर्जागरण मानवतावाद की भी बात करते हैं, क्योंकि अब उस लंबे अंधकार युग के बाद जिसमें जीवन के हर पहलू को ईश्वरीय प्रकाश से देखा जाता था, सब कुछ एक बार फिर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमने लगा है। स्रोत की ओर जाओ आदर्श वाक्य था, और इसका अर्थ था सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन मानवतावाद। प्राचीन मूर्तियों और स्क्रोल को खोदना लगभग एक लोकप्रिय शगल बन गया था, ठीक उसी तरह जैसे ग्रीक सीखना फैशन बन गया था। ग्रीक मानवतावाद के अध्ययन का एक शैक्षणिक उद्देश्य भी था। मानवतावादी विषयों को पढ़ने से एक शास्त्रीय शिक्षा मिलती थी और मानवीय गुणों का विकास होता था। कहा जाता था, घोड़े पैदा होते हैं लेकिन इंसान पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। क्या हमें मनुष्य बनने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है? हाँ, यही विचार था, लेकिन पुनर्जागरण मानवतावाद के विचारों पर करीब से नज़र डालने से पहले हमें पुनर्जागरण की राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना होगा। अल्बर्टो सोफे से उठा और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वह रुका और एक शेल्फ पर रखे एक पुराने वाद्य यंत्र की ओर इशारा किया। वह क्या है? सोफी ने पूछा। यह एक पुराने कपास जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने सोफे के ऊपर दीवार पर लटकी एक प्राचीन बंदूक की ओर इशारा किया। और वो? एक पुराने जमाने की राइफल। बिल्कुल। और यह? अल्बर्टो ने किताबों की एक अलमारी से एक बड़ी किताब निकाली। यह एक पुरानी किताब है। बिल्कुल सटीक रूप से कहें तो यह एक इनक्यूनाबुल है, या पालना। दरअसल इसका मतलब है पालना। यह शब्द मुद्रण की शुरुआती दौर में छपी किताबों के लिए इस्तेमाल होता था, यानी 1500 ईस्वी से पहले। क्या यह सचमुच इतना पुराना है? वह पुराना? हाँ। और ये 3 खोजें, कंपास, आग्नेयास्त्र और मुद्रण यंत्र, इस नए काल के लिए आवश्यक पूर्वाक्षेपाएं थी, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। आपको इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना होगा। कंपास ने दिशा निर्देशन को आसान बना दिया। दूसरे शब्दों में, यह खोज की महान यात्राओं का आधार था। इस तरह से आग्नेयास्त्र भी थे। नए हथियारों ने यूरोपियन लोगों को अमेरिकी और एशियाई संस्कृतियों पर सैन्य श्रेष्ठता प्रदान की। हालांकि यूरोप में आग्नेयास्त्र भी एक महत्वपूर्ण कारक था। पुनर्जागरण मानववादियों के लिए नए विचारों के प्रसार में मुद्रण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मुद्रण कला कम से कम उन कारकों में से एक थी जिसने चर्च को ज्ञान के एकमात्र प्रसारक के रूप में अपनी पूर्व स्थिति को त्यागने के लिए मजबूर किया। नए आविष्कार और उपकरण तेजी से आने लगे। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण दूरबीन था, जिसके परिणाम स्वरूप खगोल विज्ञान के लिए एक पूरी तरह से नया आधार, और अंत में रॉकेट और अंतरिक्ष जांच आई। अब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण में शुरू हुई एक प्रक्रिया ने अंततः लोगों को चांद तक पहुंचाया।
या यूं कहे कि हिरोशिमा और चेरनोबिल तक। हालांकि यह सब सांस्कृतिक और आर्थिक मोर्चे पर बदलावों के साथ शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण शर्त थी निर्वाह अर्थव्यवस्था से मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। मध्य युग के अंत में शहरों का विकास हुआ, जहां प्रभावी व्यापार और नई वस्तुओं का जीवंत व्यापार एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था थी। एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने जीवन की बुनियादी स्थितियों के संबंध में एक निश्चित स्वतंत्रता विकसित की। ज़रूरतें ऐसी चीज़ें बन गई जिसे पैसे से खरीदा जा सकता था। इस स्थिति ने लोगों के परिश्रम, कल्पनाशीलता और सरलता को पुरस्कृत किया। व्यक्ति पर नई मांगें थोपी गई। यह कुछ वैसा ही है जैसा 2000 साल पहले यूनानी शहरों का विकास हुआ था। पूरी तरह से झूठ नहीं। मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनानी दर्शन उस पौराणिक विश्व चित्र से अलग हो गया जो कृषक संस्कृति से जुड़ा था। उसी तरह पुनर्जागरण का मध्यम वर्ग सामंती प्रभुओं और चर्चा की सत्ता से अलग होने लगा। जब यह हो रहा था तब स्पेन में अरबों और पूर्व में बिजान्टिन संस्कृति के साथ घनिष्ठ संघर्ष के माध्यम से यूनानी संस्कृति की पुनः खोज हो रही थी। प्राचीन काल की 3 अलग अलग धाराएं मिलकर एक महान नदी बन गई। तुम एक ध्यानपूर्ण छात्र हो, इससे तुम्हें पुनर्जागरण की कुछ पृष्ठभूमि का ज्ञान हो गया है। अब मैं तुम्हें नए विचारों के बारे में बताऊंगा। सोफी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे घर जाकर खाना खाना होगा। अल्बर्टो फिर सोफे पर बैठ गया और उसकी तरफ देखा। सबसे बढ़कर पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मानव जाति के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया। पुनर्जागरण के मानवतावाद ने मनुष्य और उसके मूल्य में एक नया विश्वास जगाया, जो मनुष्य की पापी प्रकृति पर पक्षपातपूर्ण मध्ययुगीन जोर के बिल्कुल विपरीत था। मनुष्य अब असीम रूप से महान और मूल्यवान माना जाने लगा। पुनर्जागरण के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक थे मर्सिलियो फेसिनो, जिन्होंने कहा, हे नश्वर रूप में देवीय वंश, अपने आप को जानो। एक अन्य केंद्रीय व्यक्तित्व पिका डेला मिराडोला ने मनुष्य की गरिमा पर एक व्याख्यान लिखा जो मनुष्य युग में अकल्पनीय रहा होगा। संपूर्ण मध्यकाल में प्रस्थान बिंदु सदैव ईश्वर ही रहा है। पुनर्जागरण के मानवतावादियों ने स्वयं मनुष्य को ही अपना प्रस्थान बिंदु माना, लेकिन यूनानी दार्शनिकों ने ऐसा ही किया था। यही कारण है कि हम प्राचीन मानवतावाद के पुनर्जन्म की बात करते हैं, लेकिन पुनर्जागरण मानवतावाद और भी अधिक हद तक व्यक्तिवाद से प्रेरित था। हम केवल मनुष्य ही नहीं हैं, हम अद्वितीय व्यक्ति हैं। यह विचार तब प्रतिभा की लगभग अनियंत्रित पूजा की ओर ले जा सकता है। आदर्श वह बन गया जिसे हम पुनर्जागरण पुरुष कहते हैं, एक सार्वभौमिक प्रतिभा का व्यक्ति जो जीवन, कला और विज्ञान के सभी पहलुओं को समाहित करता है। मनुष्य के बारे में नया दृष्टिकोण मानव शरीर रचना विज्ञान में रुचि के रूप में भी प्रकट हुआ। प्राचीन काल की तरह लोगों ने एक बार फिर मृतकों का विच्छेदन करना शुरू कर दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि शरीर कैसे बना है। यह चिकित्सा विज्ञान और कला दोनों के लिए अनिवार्य था। एक बार फिर कलाकृतियों में नग्नता का चित्रण आम बात हो गई। 1000 साल के संकोच के बाद यह सही समय था। मनुष्य फिर से स्वयं होने का साहस कर रहा था। अब और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह बहुत ही मादक लगता है, सोफी ने कहा, अपने हाथों को उस छोटी सी मेज पर टिकाते हुए जो उसके और दार्शनिक के बीच में रखी थी। निस्संदेह मानव जाति के नए दृष्टिकोण ने एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। मनुष्य केवल ईश्वर के लिए अस्तित्व में नहीं था, इसीलिए मनुष्य यही और अभी जीवन का आनंद ले सकता है और विकास की इस नई स्वतंत्रता के साथ संभावनाएं असीम थी। अब लक्ष्य सभी सीमाओं को पार करना था। यह भी एक नया विचार था जिसे यूनानी मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा गया। प्राचीन काल के मानववादियों ने इसके महत्व पर जोर दिया था, शांति, संयम और पुनर्जागरण मानवतावादियों ने अपना संयम खो दिया। वे निश्चित रूप से विशेष रूप से उदारवादी नहीं थे। उनका व्यवहार ऐसा था मानो पूरी दुनिया पुनः जागृत हो गई हो। वे अपने युग के प्रति अत्यधिक सचेत हो गए, जिसके कारण उन्होंने प्राचीन काल और अपने समय के बीच की शताब्दियों को समाहित करने के लिए
मध्य युग शब्द का प्रयोग किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। कला और स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, दर्शन और विज्ञान अभूतपूर्व रूप से फले फूले। मैं एक ठोस उदाहरण का उल्लेख करूंगा। हमने प्राचीन रोम की बात की है, जिसे नगरों का नगर और ब्रह्मांड का केंद्र जैसी उपाधियों से गौरव प्राप्त था। मध्य युग के दौरान शहर का पतन हुआ और 1417 तक पुराने महानगरों में केवल 17,000 निवासी रह गए थे। लिलेसेंट से ज़्यादा नहीं, जहाँ हिल्डे रहती थी। पुनर्जागरण मानवतावादियों ने रोम के पुनर्निर्माण को अपना सांस्कृतिक कर्तव्य समझा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरित पीटर की कब्र पर महान सेंट पीटर चर्च का निर्माण शुरू करना। और सेंट पीटर चर्च न तो संयम का दावा कर सकता था और न ही समय का। पुनर्जागरण के कई महान कलाकारों ने इस निर्माण परियोजना में भाग लिया, जो दुनिया की सबसे महान परियोजना थी। यह 1506 में शुरू हुआ और 120 वर्षों तक चला और विशाल सेंट पीटर स्क्वायर के पूरा होने में 50 साल और लग गए। यह एक विशाल चर्च होना चाहिए। यह 200 मीटर से ज़्यादा लंबा और 130 मीटर ऊंचा है। इसका क्षेत्रफल 16,000 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा है। पुनर्जागरण काल के मनुष्य के साहस के बारे में तो बस इतना ही कहा जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण था कि पुनर्जागरण अपने साथ प्रकृति के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। इस तथ्य ने मनुष्य संसार में अपने घर जैसा महसूस करता था और जीवन को केवल परलोक की तैयारी के रूप में नहीं देखता था। भौतिक जगत के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण पैदा किया। प्रकृति को अब एक सकारात्मक चीज माना जाने लगा। कई लोगों का मानना था कि ईश्वर अपनी सृष्टि में विद्यमान है। अगर यह सचमुच अनंत है तो उसे हर चीज में विद्यमान होना चाहिए। इस विचार को सर्वेश्वरवाद कहते हैं। मध्य युगीन दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर और सृष्टि के बीच एक अटूट दीवार है। अब यह कहा जा सकता है कि प्रकृति दिव्य है और यहाँ तक कि यह ईश्वर का उत्कृष्ट भी है। इस तरह के विचारों को चर्च हमेशा से पसंद नहीं करता था। गियोर्दानो ब्रूनो का हर्ष इसका एक नाटकीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल यह दावा किया कि ईश्वर प्रकृति में विद्यमान है, बल्कि यह भी माना कि ब्रह्मांड का दायरा अनंत है। उन्हें अपने विचारों के लिए बहुत कठोर दंड मिला। कैसे? उन्हें वर्ष 1600 में रोम के फूल बाजार में जला दिया गया था। कितना भयानक और कितना बेवकूफ़ाना! और आप इसे मानवतावाद कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रूनो मानवतावादी था, उसके जल्लाद नहीं। उस दौरान पुनर्जागरण, जिसे हम मानवता विरोधी कहते हैं, भी फला फूला। इससे मेरा तात्पर्य राज्य और चर्च को निरंकुश सत्ता से है। पुनर्जागरण के दौरान डायनों पर मुकदमा चलाने, विधर्मियों को जलाने, जादू टोना और अंधविश्वास, खूनी धार्मिक युद्धों और सबसे बढ़कर अमेरिका पर क्रूर विजय की जबरदस्त लालसा थी। लेकिन मानवतावाद का हमेशा एक परछाई भी रही है। कोई भी युग न तो पूरी तरह अच्छा होता है और न ही पूरी तरह बुरा। अच्छाई और बुराई दो धागे हैं जो मानव जाति के इतिहास में चलते हैं और अक्सर ये आपस में गुंथ जाते हैं। यह हमारे अलग मुख्य वाक्यांश, एक नई वैज्ञानिक पद्धति, एक और पुनर्जागरण नवाचार के बारे में भी सच है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या यही वह समय था जब उन्होंने पहली फैक्ट्रियां बनाई? नहीं, अभी नहीं। लेकिन पुनर्जागरण के बाद हुए सभी तकनीकी विकास की एक पूर्व शर्त नई वैज्ञानिक पद्धति थी। मेरा मतलब है कि विज्ञान के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। इस पद्धति के तकनीकी परिणाम बाद में स्पष्ट हुए। यह नया तरीका क्या था? मुख्यतः यह अपनी इंद्रियों से प्रकृति की जांच पड़ताल करने की एक प्रक्रिया थी। 14वीं शताब्दी से ऐसे विचारकों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो पुरानी सत्ता में अंधविश्वास के विरुद्ध चेतावनी देते थे, चाहे वह धार्मिक सिद्धांत हो या अरस्तु का प्राकृतिक दर्शन। इस विश्वास के विरुद्ध भी चेतावनियां थी कि समस्याओं का समाधान केवल सोच विचार से ही हो सकता था। तर्क के महत्व में अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास पूरे मध्य युग में मान्य रहा। अब यह कहा जाने लगा कि प्राकृतिक घटनाओं की प्रत्येक जांच अवलोकन, अनुभव और प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए। इसे हम अनुभवजन्य विधि कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति चीज़ों के बारे में अपने ज्ञान को अपने अनुभव पर आधारित करता है, न कि धूल भरे चरम पत्रों या कल्पना की उपज पर।
अनुभवजन्य विज्ञान प्राचीन काल में जाना जाता था, लेकिन व्यवस्थित प्रयोग बिल्कुल नई चीज़ थी। मुझे लगता है कि उसके पास आज हमारे पास मौजूद कोई भी तकनीक उपकरण नहीं थे। जाहिर है उनके पास न तो कैलकुलेटर थे और न ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू, लेकिन उनके पास गणित था और तराजू भी। और अब वैज्ञानिक अवलोकनों को सटीक गणितीय शब्दों में व्यक्त करना सबसे ज़रूरी था। जो मापा जा सकता है उसे मापे। 17वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक इतालवी गैलीली ने कहा था, जो मापा नहीं जा सकता उसे मापे और मापने योग्य बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति की किताब गणित की भाषा में लिखी गई है और इन सभी प्रयोगों और मापों ने नए आविष्कारों को संभव बनाया। पहला चरण एक नई वैज्ञानिक पद्धति का था। इसने तकनीकी क्रांति को संभव बनाया और इस तकनीकी सफलता ने उनके बाद से हर आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। आप कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्थिति से अलग होने लगा था। प्रकृति अब ऐसी चीज नहीं थी जिसका मनुष्य केवल एक हिस्सा हो। अंग्रेज पर जोर दिया गया कि यह वास्तव में नया था। अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसीसी बेकन ने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है, जिससे ज्ञान के व्यवहारिक मूल्य पर जोर दिया गया और यह वास्तव में नया था। मनुष्य गंभीरता से प्रकृति में हस्तक्षेप करने और उसे नियंत्रित करने लगा था, लेकिन केवल अच्छे तरीके से ही नहीं, यही तो मैं पहले कह रहा था जब मैंने उन अच्छे और बुरे धागों की बात की थी जो हमारे हर काम में लगातार गूंथे रहते हैं। पुनर्जागरण काल में शुरू हुई तकनीक क्रांति ने कताई की मशीन और बेरोजगारी, दवाओं और नई बीमारियों की कृषि, बेहतरीन दक्षता और पर्यावरण की दुर्दशा, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे व्यवहारिक उपकरणों और प्रदूषण और औद्योगिकी कचरे को जन्म दिया। आज हम जिस गंभीर पर्यावरणीय खतरे का सामना कर रहे हैं, उससे कई लोगों को तकनीकी क्रांति को प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ एक खतरनाक असंतुलन के रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। यह बताया गया है कि हमने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है जिसे अब हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ज़्यादा आशावादी लोग सोचते हैं कि हम अभी भी तकनीकी के पालने में जी रहे हैं, और हालांकि वैज्ञानिक युग को शुरुआती मुश्किलें ज़रूर आई थी, अब हम धीरे धीरे प्रकृति को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, साथ ही उसके अस्तित्व और इस तरह अपने अस्तित्व को भी खतरे में डाले बिना। क्या आप सोचते हैं? मुझे लगता है कि शायद दोनों ही विचारों में कुछ सच्चाई हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में हमें प्रकृति में दखल अंदाजी बंद करनी होगी, लेकिन कुछ में हम सफल हो सकते हैं। एक बात तो तय है, मध्य युग में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पुनर्जागरण काल से ही मानव जाति सृष्टि का एक हिस्सा मात्र नहीं रही है। मनुष्य ने प्रकृति में दखल देना और उसे अपनी छवि के अनुसार ढालना शुरू कर दिया है। सच में मनुष्य कितना अद्भुत कृति है। हम पहले ही चांद पर जा चुके हैं। कौन सा मध्ययुगीन व्यक्ति वहां गया होगा? विश्वास था कि ऐसी बात संभव है? नहीं, यह पक्का है। यह हमें नए विश्व दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। पूरे मध्य युग में लोग आकाश के नीचे खड़े होकर सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों को निहारते रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किसी भी अवलोकन ने इस बात पर कोई संदेह नहीं जताया कि पृथ्वी स्थिर रहती है, जबकि आकाशीय पिंड इसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। हम इसे भूकेंद्रित विश्व चित्र कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यह विश्वास कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ईसाई मान्यता कि ईश्वर ऊपर से सभी आकाशीय पिंडों से ऊपर शासन करता है ने भी इस विश्व चित्र को बनाए रखने में योगदान दिया है। काश यह सब इतना आसान होता। लेकिन 1543 में ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियस स्फीयर्स शीर्षक से एक छोटी सी किताब प्रकाशित हुई। यह पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस द्वारा लिखी गई थी, जिनकी मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन यह किताब प्रकाशित हुई थी। कोपरनिकस का दावा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसका मानना था कि यह अस्तित्वमान खगोलीय पिंडों के अवलोकन से पूरी तरह संभव है। उन्होंने कहा कि लोगों का हमेशा यह मानना रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने बताया कि खगोलीय पिंडों के अवलोकनों को समझना कहीं अधिक आसान होता अगर हम यह मान लें कि पृथ्वी और अन्य दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम इसे सूर्य केंद्रित विश्व चित्र कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सब कुछ
सूर्य के चारों ओर केंद्रित है और वह विश्व चित्र सही था। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं। उसका मुख्य तर्क कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आज हम जानते हैं कि सूर्य असंख्य तारों में से केवल एक है और हमारे आसपास के सभी तारे अरबों आकाश गंगाओं में से केवल एक है। कोपरनिकस का यह भी मानना था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। क्या वे नहीं हैं? नहीं। उसके पास गोलाकार कक्षाओं में अपने विश्वास को आधार देने के लिए उस प्राचीन विचार के अलावा कुछ नहीं था कि खगोलीय पिंड गोल होते हैं और केवल इसीलिए वृत्ताकार घूमते हैं क्योंकि वे स्वर्गीय थे। प्लेटो के समय से ही गोले और वृत्त को सबसे उत्तम ज्यामितीय आकृतियां माना जाता रहा है, लेकिन 1600 के दशक के आरंभ में जर्मन खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने व्यापक अवलोकनों के परिणाम प्रस्तुत किए, जिनसे पता चलता है कि सूर्य को एक केंद्र पर रखते हुए अंडाकार या अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी ग्रह की गति सबसे अधिक तब होती है जब वह सूर्य के सबसे निकट होता है और किसी ग्रह की कक्षा सूर्य से जितनी दूरी होती है उसकी गति उतनी ही धीमी होती है। केपलर के समय तक वास्तव में यह नहीं कहा गया था कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह एक ग्रह है। केपलर ने इस बात पर जोर दिया कि समान भौतिक नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं। उन्हें यह कैसे पता चल सकता है? क्योंकि उन्होंने प्राचीन अंधविश्वासों का आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपनी इंद्रियों से ग्रहों की गति का अध्ययन किया था। गैलीलियो गैलीली, जो केपलर के लगभग समकालीन थे, ने भी खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। उन्होंने चंद्रमा के क्रेटरों का अध्ययन किया और बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा ही पहाड़ और घाटियां हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा हैं, इसीलिए पृथ्वी अकेली नहीं है जिसके पास चंद्रमा था। लेकिन गैलीलियो का सबसे बड़ा महत्व यह था कि उन्होंने सबसे पहले तथाकथित जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था। और वह क्या था? और वह यह है कि गैलीलियो ने इसे इस प्रकार सूत्रबद्ध किया, कोई पिंड उसी अवस्था में रहता है जिसमें वह है, चाहे वह स्थिर हो या गतिमान, जब तक कोई बाह्य बल उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। तुम कहते हो तो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। प्राचीन काल से ही पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के विरुद्ध एक मुख्य तर्क यह था कि पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है कि सीधे हवा में फेंका गया पत्थर पृथ्वी से कई गज दूर गिरेगा, वह स्थान जहां से इसे फेंका गया था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आपसे एक सेब गिरता है तो वह पीछे की ओर नहीं गिरता क्योंकि ट्रेन चल रही है, वह सीधा नीचे गिरता है। ऐसा जड़त्व के नियम के कारण होता है। सेब की गति ठीक वैसी ही रहती है जैसे गिरने से पहले थी। मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ। गैलीलियो के समय में रेलगाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अगर आप एक गेंद को सड़क पर घुमाएं तो जमीन पर गिरा और अचानक से छोड़ दिया, यह चलता रहता है। आपके छोड़ने के बाद भी यह अपनी गति बरकरार रखता है। लेकिन यदि कमरा पर्याप्त लंबा हो तो यह अंततः रुक जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अन्य बल इसे धीमा कर देते हैं। सबसे पहले फर्श, खासकर अगर यह खुरदरा लकड़ी का फर्श हो, फिर गुरुत्वाकर्षण बल देर सवेर इसे रोक देगा। लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अल्बर्टो नुक्स उठा और अपनी पुरानी मेज के पास गया। उसने एक दराज से कुछ निकाला। वापस आकर उसने उसे कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। वह बस लकड़ी का एक तख्ता, एक सिरे पर कुछ मिलीमीटर मोटा और दूसरे सिरे पर पतला। तख्ते के पास, जो लगभग पूरी मेज को ढक रहा था, उसने एक हरा कांच बिछा दिया। इसे झुकी हुई सतह कहते हैं। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ ऊपर, जहाँ सतह सबसे मोटी है, कांच को छोड़ दूं तो क्या होगा? सोफी ने हताश होकर आह भरी। मैं आपसे 10 क्राउन की शर्त लगाता हूँ, यह लुढ़क कर मेज पर गिरेगा और फर्श पर गिर जाएगा। चलो देखते हैं। अल्बर्टो ने कंचे को छोड़ दिया और उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा सोफी ने कहा था। वह मेज पर लुढ़का, मेज के ऊपर से जमीन पर हल्के से जोर से टकराया और आखिरकार दीवार से टकरा गया। प्रभावशाली, सोफी ने कहा। हाँ, है ना? गैलीलियो ने भी इसी तरह का प्रयोग किया था। देखिए, क्या वह सचमुच इतना मूर्ख था? धैर्य रखो, वह अपनी सभी इंद्रियों से चीज़ों की जांच करना चाहता था।
इसीलिए हमने अभी शुरुआत की है। पहले मुझे बताओ कि संगमरमर झुके हुए तल से नीचे क्यों लुढ़का? यह लुढ़कने लगा क्योंकि यह भारी था। ठीक है, और वजन असल में क्या होता है बच्चे? यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं तो यह कोई मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है। कंचा लुढ़क कर जमीन पर क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। बिल्कुल, या जैसा कि हम कहते हैं कि भार का गुरुत्वाकर्षण से कुछ संबंध है। यह वही बल था जिसने कंचे को गतिमान किया। अल्बर्टो पहले ही फर्श से कंचा उठा चुका था। वह कंचे के साथ फिर से झुके हुए जमीन पर खड़ा हो गया। अब मैं कंचे को जमीन पर लुढ़काने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। ध्यान से देखो कि यह कैसे हिलता है। सोफी ने देखा कि संगमरमर धीरे धीरे दूर हो गया और नीचे की ओर झुकने लगा। क्या हुआ? अल्बर्टो ने पूछा। यह ढलान पर लुढ़का क्योंकि बोर्ड ढलान पर है। अब मैं संगमरमर पर शाही पोतने जा रहा हूँ, तब शायद हम यह अध्ययन कर सकेंगे कि ढलान से आपका क्या तात्पर्य है। उसने एक शाही वाला ब्रश निकाला और पूरे कंचे को काला रंग दिया, फिर उसे घुमाया। अब सोफी ठीक ठीक देख सकती थी कि कंचा कहाँ लुढ़का था, क्योंकि उसने बोर्ड पर एक काली रेखा छोड़ दी थी। आप संगमरमर के रास्ते का वर्णन कैसे करेंगे? यह घुमावदार है। यह एक वृत्त का हिस्सा जैसा दिखता है। एकदम सही। अल्बर्टो ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। हालांकि यह पूरी तरह से वृत्त नहीं है। इसकी आकृति को परवलय कहते हैं कि मेरे साथ ठीक है। आह, लेकिन संगमरमर ठीक उसी तरह क्यों चला गया? सोफी ने गहराई से सोचा। फिर उसने कहा, चूंकि बोर्ड ढलानदार था, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल से संगमरमर जमीन की ओर खिंच गया। हाँ, यह किसी सनसनी से कम नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को घसीट कर ले जा रहा हूँ जो अभी 15 साल की भी नहीं हुई है, और उसे ठीक वही एहसास होता है जो गैलीलियो को एक ही प्रयोग के बाद हुआ था। उसने ताली बजाई। एक पल के लिए सोफी को लगा कि वह पागल हो गया है। उसने आगे कहा, तुमने देखा, दो ताकतें एक वस्तु पर काम करती है तो क्या होता है? गैलीलियो ने खोज की यही बात उदाहरण के लिए एक तोप के गोले पर भी लागू होती है। इसे हवा में उछाला जाता है। यह पृथ्वी पर अपना पथ जारी रखता है, लेकिन अंततः पृथ्वी की ओर खींचा जाएगा। इसीलिए यह झुके हुए तल पर कंचे के पथ के अनुरूप एक प्रक्षेप पथ का वर्णन करेगा, और यह वास्तव में गैलीलियो के समय में एक नई खोज थी। अरस्तु का मानना था कि हवा में तिरछा फेंका गया एक प्रक्षेप पहले एक हल्का वक्र बनाएगा और फिर पृथ्वी की लंबवत गिरेगा। ऐसा नहीं था, लेकिन यह सिद्ध होने से पहले कोई नहीं जान सकता था कि अरस्तु गलत थे। क्या यह सब सचमुच मायने रखता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इसका लौकिक महत्व है मेरे बच्चे। मानव इतिहास की सभी वैज्ञानिक खोजों में से यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि आप इसे इसका कारण बताएंगे। फिर अंग्रेज भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन आए, जो 1642 से 1727 तक जीवित रहे। उन्होंने ही सौरमंडल और ग्रहों की कक्षाओं का अंतिम विवरण दिया। वे न केवल यह बता सकते थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, बल्कि यह भी बता सकते थे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे ऐसा आंशिक रूप से गैलीलियो की गतिक डायनेमिक्स के संदर्भ में पाए गए थे। तो क्या ग्रह एक झुके हुए तल पर स्थित कंचे हैं? कुछ ऐसा ही। हाँ, लेकिन थोड़ा रुको सोफी, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? केपलर ने पहले ही बता दिया था कि कोई ऐसा बल जरूर होगा जो आकाशीय पिंडों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, कोई सौर बल जरूर होगा जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थिर रखता है। ऐसा बल यह भी समझा सकता है कि ग्रह सूर्य से जितनी दूर जाते हैं, अपनी कक्षा में उतनी ही धीमी गति से क्यों चलते हैं। केपलर का यह भी मानना था कि ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव, समुद्र तल का बढ़ना घटना किसी चंद्र बल का ही परिणाम होना चाहिए। और यह सच है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे गैलीलियो ने खारिज कर दिया था। उन्होंने केपलर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने इस विचार को स्वीकृति दी थी कि चंद्रमा जल पर शासन करता है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि गैलीलियो ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल लंबी दूरी पर और खगोलीय पिंडों के बीच भी काम कर सकते हैं। वह वहाँ गलत था। हाँ, उस खास बिंदु पर वह गलत था, और यह सचमुच मज़ेदार था क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और गिरती हुई वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चिंतित था। उसने यह भी बताया था कि कैसे बढ़ा हुआ बल किसी वस्तु की गति को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन आप न्यूटन के बारे में बता रहे थे। हाँ, न्यूटन आए। उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम
प्रतिपादित किया। यह नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो वस्तुओं के आकार के अनुपात में बढ़ता है और वस्तुओं के बीच की दूरी के अनुपात में घटता है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। उदाहरण के लिए, दो हाथियों के बीच दो चूहों के बीच के आकर्षण से ज्यादा आकर्षण होता है और एक ही चिड़ियाघर में दो हाथियों के बीच भारत में एक भारतीय हाथी और अफ्रीका में एक अफ्रीकी हाथी के बीच के आकर्षण से भी ज्यादा आकर्षण होता है। तो आप समझ गए होंगे। और अब मुख्य बात आती है। न्यूटन ने सिद्ध किया कि यह आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ यह है कि हर जगह आकाशीय पिंडों के बीच के अंतरिक्ष में भी क्रियाशील है। कहा जाता है कि उन्हें यह विचार तब आया जब वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब उन्होंने पेड़ से एक सेब गिरते देखा तो उनके मन में यह प्रश्न आया कि चंद्रमा उसी बल से पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, और क्या यही कारण है कि चंद्रमा अनंत काल तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा? स्मार्ट, लेकिन वास्तव में इतना स्मार्ट नहीं। क्यों नहीं सोफी? ठीक है, यदि चंद्रमा को उसी बल से पृथ्वी की ओर खींचा जाए जिससे सेब गिरता है, तो एक दिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के बजाय पृथ्वी पर गिर जाएगा, जो हमें ग्रहों की कक्षाओं पर न्यूटन के नियम की ओर ले जाता है। पृथ्वी चंद्रमा को कैसे आकर्षित करती है? इस मामले में आप 50% सही है, लेकिन 50% गलत भी। चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? क्योंकि यह सचमुच सच है कि चंद्रमा को आकर्षित करने वाली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत जबरदस्त है। जरा सोचिए कि उच्च ज्वार के समय समुद्र तल को 1 या 2 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाई हूँ। गैलीलियो का अनंत तल याद है? जब मैंने उस पर कंचा लुढ़काया तो क्या हुआ? क्या चंद्रमा पर 2 अलग अलग शक्तियां काम कर रही है? बिल्कुल। एक समय जब सौरमंडल की शुरुआत हुई थी, चंद्रमा को पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका गया था, यानी बहुत जोर से। यह बल हमेशा प्रभावी रहेगा क्योंकि यह बिना किसी प्रतिरोध के निर्वात में गति करता है। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित भी होता है न? लेकिन बिल्कुल, दोनों बल स्थिर है और दोनों एक साथ काम करते हैं, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। क्या यह सचमुच इतना सरल है? यह बहुत ही सरल है, और यही सरलता न्यूटन का मुख्य उद्देश्य थी। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कुछ प्राकृतिक नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। ग्रहों की कक्षाओं की गणना करते समय उन्होंने केवल 2 प्राकृतिक नियमों को लागू किया था जो गैलीलियो पहले ही प्रस्तावित कर चुके थे। एक था जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन ने इस प्रकार व्यक्त किया: कोई पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखीय गति में रहता है जब तक कि उस पर लगाया गया बल उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य न करे। दूसरा नियम गैलीलियो ने एक अनंत तल पर प्रदर्शित किया था। जब किसी पिंड पर एक साथ 2 बल कार्य करते हैं तो पिंड एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और इसी तरह न्यूटन यह समझा सके कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। हाँ, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जो 2 असमान गतियों का परिणाम है। पहला, सौरमंडल के निर्माण के समय उनकी सीधी रेखा में गति, और दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की ओर गति। बहुत स्मार्ट। न्यूटन ने प्रदर्शित किया कि गतिमान पिंडों के समान नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस मध्ययुगीन मान्यता को खारिज कर दिया कि स्वर्ग के लिए एक नियम है और पृथ्वी पर अलग। सूर्य केंद्रित विश्व दृष्टिकोण को अपनी अंतिम पुष्टि और अंतिम व्याख्या मिल गई थी। अल्बर्टो उठा और झुके हुए तल को फिर से दूर रख दिया। उसने कंचे को उठाया और उसे उनके बीच मेज पर रख दिया। सोफी को यह सोचकर हैरानी हुई कि उन्होंने एक तिरछी लकड़ी और एक कंचे से कितना कुछ बना लिया था। हरे कंचे को देखते हुए, जिस पर अभी भी स्याही लगी हुई थी, वह पृथ्वी के गोले के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, और लोगों को बस यही स्वीकार करना पड़ा कि वे अंतरिक्ष में कहीं एक बेहतरीन ग्रह पर रह रहे हैं। हाँ, नया विश्व दृष्टिकोण कई मायनों में एक बड़ा बोझ था। यह स्थिति उसी से तुलनीय थी जो बाद में हुई जब डार्विन ने साबित किया कि मानव जाति का विकास जानवरों से हुआ है। दोनों ही मामलों में मानव जाति ने सृष्टि में अपनी विशेष स्थिति खो दी और दोनों ही मामलों में चर्च ने भारी प्रतिरोध किया। मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि इन सब नई चीजों में ईश्वर कहाँ था। जब पृथ्वी केंद्र में थी और ईश्वर और ग्रह ऊपर थे तो यह आसान था, लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी।
जब न्यूटन ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसे प्राकृतिक नियम लागू होते हैं, तो कोई यह सोच सकता है कि ऐसा करके उन्होंने ईश्वर की सर्वशक्तिमानता में लोगों के विश्वास को कमजोर कर दिया है। लेकिन न्यूटन का अपना विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने प्राकृतिक नियमों को महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माना। यह संभव है कि मनुष्य अपनी छवि इससे भी बेहतर रही है। यह संभव है कि मनुष्य की अपनी छवि इससे भी बदतर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? पुनर्जागरण काल से ही लोगों को विशाल आकाश गंगा में किसी भी ग्रह पर जीवन जीने की आदत डालनी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं है कि हमने इसे अब भी पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, लेकिन पुनर्जागरण काल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम में से हर एक की अब पहले से कहीं ज़्यादा केंद्रीय स्थिति है। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई। पहले पृथ्वी विश्व का केंद्र थी, लेकिन चूंकि खगोल शास्त्रियों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि ब्रह्मांड का कोई पूर्ण केंद्र नहीं है, इसीलिए यह माना जाने लगा कि जितने लोग हैं उतने ही केंद्र भी है। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड का केंद्र हो सकता है। मुझे लगता है मैं समझ गई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप एक नई धार्मिकता का उदय हुआ। जैसे जैसे दर्शन और विज्ञान धीरे धीरे धर्मशास्त्र से अलग होते गए, एक नई ईसाई धर्म निष्ठा विकसित हुई। फिर पुनर्जागरण मनुष्य के बारे में अपने नए दृष्टिकोण के साथ आया। इसका धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। व्यक्ति का ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध अब उसके ईश्वर से संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। एक संगठन के रूप में चर्च के प्रति जिम्मेदारी, उदाहरण के लिए रात में प्रार्थना करना। हाँ, वह भी मध्ययुगीन कैथोलिक चर्च में। लैटिन में चर्च की धार्मिक विधियों और चर्च की अनुष्ठानिक प्रार्थनाएं धार्मिक सेवा की रीढ़ थी। केवल पुजारी और भिक्षु ही बाइबल पढ़ते थे, क्योंकि यह केवल लैटिन में ही उपलब्ध थी। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान बाइबल का हिब्रू और ग्रीक से राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह उस धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र बिंदु था जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। मार्टिन लूथर महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे अकेले सुधारक नहीं थे। ऐसे भी धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर ही रहना चुना। उनमें से एक थे रोटरडेम के इरास्म। लूथर ने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया क्योंकि वह क्षमादान नहीं खरीदना चाहता था, है ना? हाँ, यह एक कारण था, लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण कारण था। लूथर के अनुसार लोगों को ईश्वर की क्षमा पाने के लिए चर्च या उसके पुजारियों की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। न ही ईश्वर की क्षमा चर्च से क्षमादान खरीदने पर निर्भर थी। 16वीं शताब्दी के मध्य से कैथोलिक चर्च ने इन तथाकथित क्षमादान पत्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। भगवान शायद इससे खुश थे। सामान्य तौर पर लूथर ने खुद को उन कई धार्मिक रीति रिवाजों और सिद्धांतों से दूर कर लिया था जो मध्य युग के दौरान चर्च के इतिहास में जड़ें जमा चुके थे। वह प्रारंभिक ईसाई धर्म की ओर लौटना चाहते थे, जैसा कि नए नियम में था। केवल धर्म ग्रंथ, उन्होंने कहा। इस नारे के साथ लूथर ईसाई धर्म के स्रोत की ओर लौटना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे पुनर्जागरण के मानवतावादी कला और संस्कृति के प्राचीन स्रोतों की ओर मुड़ना चाहते थे। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिससे जर्मन लिखित भाषा की नींव पड़ी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को बाइबल पढ़ने में सक्षम होना चाहिए और इस प्रकार एक अर्थ में वह स्वयं अपना पुजारी बन जाता है। उसका अपना पुजारी? क्या यह बात थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गई है? उसका तात्पर्य यह था कि ईश्वर के संबंध में पुजारियों को कोई विशेष स्थान नहीं था। लूथरन कलीसियाएं व्यवहारिक कारणों से पुजारियों को नियुक्त करती थी, जैसे कि सेवाओं का संचालन और दैनिक पादरी संबंधी कार्य करना। लेकिन लूथर का मानना नहीं था कि चर्च के अनुष्ठानों से किसी को भी ईश्वर की क्षमा या पापों से मुक्ति मिलती है। उनका कहना था कि मनुष्य को केवल विश्वास के माध्यम से मुफ्त मुक्ति मिलती है। यह विश्वास उन्हें बाइबल पढ़कर मिला था। तो क्या लूथर भी एक विशिष्ट पुनर्जागरण पुरुष थे? हाँ और नहीं। पुनर्जागरण की एक विशिष्ट विशेषता व्यक्ति और ईश्वर के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध पर उनका जोर था। इसीलिए उन्होंने 35 साल की उम्र में खुद को ग्रीक भाषा सिखाई और प्राचीन ग्रीक संस्करण से बाइबल का जर्मन में अनुवाद करने का श्रमसाध्य कार्य शुरू किया। लैटिन की बजाय जन भाषा को प्राथमिकता देना भी पुनर्जागरण की एक विशिष्ट विशेषता थी। लेकिन लूथर फिचिनो या लियोनार्डो दा विंची जैसे मानवतावादी नहीं थे।
रोटरडेम के इरास्म जैसे मानवतावादियों ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मनुष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक था। लूथर ने घोषणा की थी कि अनुग्रह से पतन के बाद मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। उसका मानना था कि केवल ईश्वर की कृपा से ही मानव जाति धर्मी हो सकती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह तो बहुत निराशाजनक लगता है। अल्बर्टो नोक्स उठा। उसने छोटा हरा और काला कंचा उठाया और अपनी ऊपरी जेब में रख लिया। 4 बज गए हैं, सोफी ने भयभीत होकर कहा, और मानव इतिहास में अगला महान युग बारोक है, लेकिन हमें इसे किसी और दिन के लिए रखना होगा। मेरी प्यारी हिल्डे। तुमने क्या कहा? सोफी उस कुर्सी से उठी जिस पर वह बैठी थी। तुमने मुझे हिल्डे कहा? वह गंभीर रूप से जुबान फिसलने की घटना थी, लेकिन जुबान का फिसलना कभी भी पूरी तरह से आकस्मिक नहीं होता। आप शायद सही हो। आप देखेंगे कि हिल्डे के पिता ने हमें अपनी बातें समझाने शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि वह इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम थके हुए हैं और अपना बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक बार कहा था कि आप हिल्डे के पिता नहीं हैं। क्या यह सचमुच सच है? अल्बर्टो ने सिर हिलाया। लेकिन क्या मैं हिल्डे हूँ? सोफी, अब मैं थक गया हूँ। तुम्हें यह समझना होगा। हम 2 घंटे से ज़्यादा समय से यहाँ बैठे हैं और ज़्यादातर बातें मैं ही कह रहा हूँ। क्या तुम्हें खाना खाने पर नहीं जाना है? सोफी को लगा जैसे वह उसे बाहर फेंकना चाह रहा हो। छोटे से हॉल में जाते हुए उसने गहराई से सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया। अल्बर्टो उसके पीछे पीछे बाहर आया। हरमीज खुंटियों की एक छोटी सी कतार के नीचे सो रहा था, जिस पर कई अजीब से दिखने वाले कपड़े टंगे थे, जो शायद नाट्य वेश्याएं थी। अल्बर्टो ने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आकर तुम्हें ले जाएगा। मेरे पाठ के लिए धन्यवाद, सोफी ने कहा। उसने अल्बर्टो को आवेगपूर्ण ढंग से गले लगा लिया। तुम सबसे अच्छे और दयालु दर्शन हो, उन्होंने कहा। यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी शिक्षिका है। यह कहकर उसने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा बंद होते ही अल्बर्टो बोला, अब ज़्यादा देर नहीं है जब हम फिर मिलेंगे हिल्डे। सोफी के पास बस यही शब्द बचे थे। फिर से जबान फिसली। बदमाश। सोफी की बहुत इच्छा हुई कि पलटकर दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन किसी चीज़ ने उसे रोक दिया। सड़क पर पहुंचकर उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे घर तक पैदल ही जाना होगा। कितना परेशान करने वाला है। अगर वह 6 बजे तक वापस नहीं पहुंची तो उसकी माँ नाराज़ भी होगी और चिंतित भी, यह तो तय था। वह कुछ ही गज आगे गई थी कि अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर एक सिक्का पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह 10 क्राउन था, ठीक एक बस टिकट की कीमत के बराबर। सोफी बस स्टॉप तक पहुंची और मेन स्क्वायर जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगी। वहां से वह उसी टिकट पर बस लेकर लगभग अपने घर पहुंच सकती थी। जब तक वह मुख्य चौक पर दूसरी बस के इंतज़ार में खड़ी नहीं हो गई, तब तक उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वह इतनी भाग्यशाली क्यों थी कि उसे वह सिक्का ठीक उसी समय मिल गया जब उसे इसकी ज़रूरत थी। क्या हिल्डे के पिता उसे वहीं छोड़ गए होंगे? वह चीज़ों को सबसे सुविधाजनक जगह पर छोड़ने में माहिर थे। यदि वह लेबनान में होता तो ऐसा कैसे कर सकता था? और अल्बर्टो से वह गलती क्यों हुई? 1 बार नहीं 2 बार। सोफी कांप उठी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। तो दोस्तों, यह था जोस्टिन गार्डर द्वारा लिखित पुनर्जागरण। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।